हाँ बेटा शुरू किया जाए, चलो लेट स्टार्ट इट। तो AS16 है जिसका नाम क्या है, बोरोइंग। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बोरोइंग कॉस्ट कहते किसको। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब बोरो करने की कॉस्ट। अगर कहीं से पैसा हमने बोरो किया है तो उसको जो पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट वगैरह का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग टेक्निकल भाषा में, बोरोइंग कॉस्ट। तो बोरोइंग कॉस्ट में सिर्फ इंटरेस्ट नहीं आएगा, बोरोइंग कॉस्ट इंक्लूड इतने आइटम। क्या क्या? एक तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो बोरिंग कॉस्ट है ही है, लेकिन बोरिंग कॉस्ट की अपनी एक्सटेंडेड मीनिंग है। इंटरेस्ट आएगा प्लस कमिटमेंट चार्जेस ऑन बैंक बोरोइंग। ठीक है, कमिटमेंट चार्जेस में से फाइल चार्जेस नहीं लगते। कुछ पैसा बोरो करो तो बैंक वाले क्या करते हैं, लोन लेने कहते हैं फाइल चार्जेस लगेंगे। तो फाइल चार्जेस में जो पैसा लगेंगे वो भी बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा है, तो इंटरेस्ट पड़ेगा वो भी है। फिर अगर कोई बोरोइंग को हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट वगैरह पे, ठीक है, या फिर रिडीम कराएंगे प्रीमियम पे, जैसे डिवेंचर को भी बोरोइंग बोलते हैं यहाँ पे। अब डिवेंचर मान लीजिए हमने इशू किया डिस्काउंट पे, तो उसका डिस्काउंट क्या है, बोरिंग कॉस्ट। बोरो करने में तो नुकसान हो रहे हैं, या फिर रिडीम कराएं प्रीमियम पे तो भी अपने नुकसान हो रहे हैं, बोरो करने की वजह से ज्यादा पैसा पेमेंट कर रहा है, तो ये सब बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा होता है। फिर फंड अरेंज करने के लिए, बोरो करने के लिए कोई और कॉस्ट देनी पड़ेगी। जैसे बैंक में आपको लगाना है लेकिन डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, कोई ब्रोकर आपने पकड़ा जो आपकी फाइल वाइल बनवा रहा है, ले जा रहा हो, कह रहा भाई लोन दिलाने के लिए हम आपसे 2% कमीशन चार्ज करेंगे, तो भी क्या हो गया, बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा हो गया। अगर आप फाइनेंस लीज पे कोई एसेट लेके आते हो तो जो वहां इंटरेस्ट पे करते हो वो भी क्या हो जाता है, आपका बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा माना जाता है। और करेंसी अगर आपने फॉरेन में बारो कर रखे हैं, करेंसी क्या कर रखे हैं, फॉरेन से बारो कर रखे हैं, तो कुछ हद तक उसका जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो कुछ हद तक बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा माना जाता है। अब ये सब पार्ट वैसे फाइनल लेवल में पढ़ते हो तो इससे इतना सवाल नहीं बनाएगा, बस समझ लिया है कि बोरोइंग कॉस्ट में सिर्फ इंटरेस्ट नहीं आता, ये सब चीजें भी आती। अब ये एएस कहता है कि मैं डील करूंगा बोरोइंग के ऊपर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर नहीं लगता हूं। ठीक है, प्रेफरेंस के ऊपर, प्रेफरेंस कैपिटल के ऊपर भी क्या लगता हूं, नहीं लगता हूं। तो ये डिवेंचर्स के ऊपर लगेगा, लोन के ऊपर लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बोरोइंग हम लोग बोलते ही उसको हैं, या तो लोन या तो डिवेंचर को। जो कैपिटल वाला पैसा होता है उसको बोरोइंग नहीं बोला जाता है। और एक चीज और ध्यान रखनी, कभी एमसीक्यू बना देता है, ये जो स्टैंडर्ड है जो ये पढ़ रहे हो दो चीजों के ऊपर लागू नहीं होगा। एक तो बायोलॉजिकल एसेट्स, और दूसरा कोई स्टॉक है जो आपने लार्ज क्वांटिटी में बना रहे हैं रिपीटेटिव ऑर्डर में। तो कोई क्वांटिटी अगर लार्ज क्वांटिटी बनाई जा रही है उसमें पैसा लगेगा। उस पैसे को रॉ मटेरियल खरीदने के लिए या लार्ज क्वांटिटी में बनाने के लिए आपके पास कैपिटल है नहीं, तो वो कहीं से उधार लेके आए हो, तो उसका इंटरेस्ट क्या करना चाह रहे हो आप, कैपिटलाइज करना चाह रहे हो, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बताता है बोरोइंग कॉस्ट वाला जो चैप्टर है, ये बताता है कि कौन कौन से इंटरेस्ट को आप पीएल में लिखोगे और कौन कौन से इंटरेस्ट को आप कैपिटलाइज कर दोगे। ठीक है, तो दो बातें मेरी सुन लो। ये कहता है कि कोई भी बोरोइंग कॉस्ट जो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड रखती हो, किससे रिलेशन रखती हो, उसको आप कैपिटलाइज कर दोगे, और बाकी सारे इंटरेस्ट आप पीएल में लिखोगे। क्या बताया हमने, कि जो बोरोइंग कॉस्ट है किसकी, क्वालिफाइंग एसेट, किसको क्या कर देते हैं, एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, मतलब हम लोग उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। और इसके अलावा जितने ब्याज होते हैं उनको कहाँ ठोकते हैं हम लोग, पीएल। ये एएस की समरी ये सही कहता है कि जो क्वालिफाइंग एसेट होंगी उनकी बोरोइंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे, और बाकी सारी बोरोइंग कॉस्ट क्या करते हैं, पीएल में। अब ऐसे एसेट तो ये भी होती हैं, एक बायोलॉजिकल एसेट, लेकिन बायोलॉजिकल एसेट की जो बोरोइंग कॉस्ट रहेगी उसको कैपिटलाइज नहीं करते, क्योंकि उसके ऊपर ये ऐसे नहीं लग रहा है। जहां एएस नहीं लगेगा फिर एएस का उल्टा काम होने लगेगा। एएस कहता है कि वैसे क्वालिफाइंग एसेट की हम लोग इंटरेस्ट क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं,
लेकिन जहां ये एस नहीं लगेगा इसका मतलब वहां जो एसेट का इंटरेस्ट रहेगा उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, पीएल में डालेंगे। तो अगर बायोलॉजिकल एसेट है तो उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट कहां जाएगा, पीएल में। क्वालिफाइंग एसेट है तो फिर उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे, पीएल में नहीं। कब तक कैपिटलाइज करते हैं ये भी मुद्दा है, जब तक उस क्वालिफाइंग एसेट को पुट टू यूज ना करने लगो। अभी तुमने ये भी नहीं समझा क्वालिफाइंग एसेट क्या होती है, समझाएंगे भी, 2 मिनट का सब्र रखो। तो कहता है कि बोरोइंग कॉस्ट इन रिलेशन टू क्वालिफाइंग एसेट, इन रिलेशन टू क्वालिफाइंग एसेट अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज इज कैपिटलाइज्ड नॉट ट्रांसफर टू पीएल। फिर से मैं बोल रहा हूं स्टेटमेंट, बोरोइंग कॉस्ट इन रिलेशन टू क्वालिफाइंग एसेट कब तक की, अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज शुड बी कैपिटलाइज्ड नॉट डेबिटेड टू पीएल। ये इस एएस की समरी है 2 लाइनों की। तो मैं अभी लिख रहा हूं, तुम्हें अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जब मैं कहूंगा तो नोट कर लेना, कहीं भाग नहीं जा रहा है। पहले समझना जरूरी है कि केएस पे गहरा प्रकाश डालना पड़ेगा। तो समझने पे ज्यादा दिमाग लगाओ, लिख तो जाएगा ही लिख जाएगा, लिखना भाग थोड़ी ना जा रहा है। एज पर AS 16 borrowing cost in relation to qualifying asset up to the date of put to use should be capitalized। कैपिटलाइज करना तो समझ लो, एसेट की कॉस्ट में आप क्या कर दोगे, उसको ऐड। तो ये कहता है बोरोइंग कॉस्ट इन रिलेशन टू क्वालिफाइंग एसेट अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज, तो क्या करना है आपको, कैपिटलाइज कर देना है। अब इसमें अब 4 बातें हम लोग को मोटी मोटी समझनी पड़ेगी। पहला, बोरिंग कॉस्ट का मीनिंग समझा दिया कि बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है। तो बोरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है, और एंसिलरीज चार्जेस आते हैं बोरो करने के, डिस्काउंट है, प्रीमियम है, कोई फाइल चार्जेस लगे हैं, कोई ब्रोकरेज देना पड़ा, कोई कमीशन देना पड़ा, ये सब बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा माना जाता है। दूसरा, पुट टू यूज, तो आप टैक्स में समझ ही चुके हो, पुट टू यूज का मतलब क्या होता है, यूज का मतलब यूज में, पुट का मतलब लगाना। तो जब दिन से एसेट को यूज करना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन के बाद का ब्याज कैपिटलाइज नहीं होगा। जब तक आप एसेट को यूज करना स्टार्ट नहीं करते हो वहां तक का ही ब्याज कैपिटलाइज होगा, उसके बाद तक कभी कैपिटलाइज नहीं होगा। तो पुट टू यूज वाला मैटर भी समझ गए। अब मैटर किसका समझना है, क्वालिफाइंग। तो क्वालिफाइंग एसेट की परिभाषा क्या है, एक बार दिखा देते हैं तो बताते हैं, ठीक है। तो क्वालिफाइंग एसेट की परिभाषा देखो यहां लिखी हुई है, एक बार पढ़ना। ये है क्वालिफाइंग एसेट की परिभाषा। तो कह रहा है अ क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट, क्वालिफाइंग एसेट भी क्या होती है, एक एसेट होती है, that necessarily take a substantial period of time to get ready for intended use or sale। तो ऐसी एसेट जिसको यूज करने या सेल करने से पहले कुछ समय देना पड़ेगा, ऐसी एसेट को हम लोग क्वालिफाइंग एसेट बोलते हैं, ठीक है। यानी जिसको आपने बनवाना स्टार्ट तो कर दिया लेकिन यूज कर पाओगे थोड़े दिन बाद से, ऐसे एसेट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वालिफाइंग एसेट। मतलब जिस एसेट को यूज करने के लिए या बेचने के लिए कुछ समय देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हो या बेच सकते हो। कुछ कुछ समय को हम लोग टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। तो एक एसेट जिसको रेडी होने के लिए क्या होता है
सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है, एसेट विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी। किस लिए रेडी हो रहे हैं? या तो यूज करने के लिए या फिर सेल करने के लिए। ऐसे एसेट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वालिफाइंग एसेट। अब तुम्हारा दूसरा सवाल यहाँ पैदा होता है कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम किसको बोलेंगे? समझ लो, यहाँ दूसरा सवाल क्या पैदा होता है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम किसको बोलेंगे? उसकी अपनी परिभाषा होगी। कह रहा है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। नॉर्मली कोर्स ऑफ एक्शन में 12 महीने की पीरियड को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल पीरियड में क्या करते हैं, 12 महीने के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग? सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। ऑर्डिनरी बोला है, ऑर्डिनरी, हमेशा ऐसा नहीं होगा, मतलब ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। समझ लो, जैसे अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं तो अभी आपको 1-1.5 महीने का समय बहुत कम लग रहा है, समझ लो। यही अभी कहीं घूमने जाना होता है तो फिर 1 महीने बाद घूमने जाना, बहुत समय है अभी तो। वही 1 महीने का समय किसी चीज को देखोगे तो बहुत ज्यादा लगने लगता है, किसी चीज को देखोगे तो बड़ा कम लगने लगता है। समझ लो, ये भी बीकॉम के पेपर देने होंगे तो आदमी कहता रहा है अभी तो 1 महीना है, अब 1 महीने को बड़ा भौकाल से बता रहा है कि बहुत टाइम है। सीएमए पेपर देने होते हैं तो भाई सिर्फ 3 महीने बचे हैं, तो सीएमए एग्जाम देने के 3 महीना भी छोटा लग रहा है, और बीकॉम एग्जाम देने के लिए 1 महीना भी। तो ये फैक्ट और सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है कि किस पीरियड को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कहा जाएगा। नॉर्मली जनरली सवाल लगाने के लिए 12 महीने के पीरियड को हम लोग क्या कर लेंगे, 12 महीने ज्यादा समय लगेगा तो उसका मतलब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, 12 महीने से कम लगेगा तो उसका मतलब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं। सिंपली ऐसा समझ के चलो, क्लियर हो गया। बाकी तो फैक्ट और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है सारी बातें। अब एग्जाम्पल क्या है क्वालिफाइंग एसेट के, तो ये एग्जाम्पल है, इनको तो याद कर लेना, सवाल में आएंगे समझ जाना ये भाई क्वालिफाइंग एसेट है। लिखा क्वालिफाइंग एसेट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पावर जनरेशन फैसिलिटी, inventory which required to substantial period of time to bring them a sellable condition और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये चार तो क्वालिफाइंग एसेट होते ही होती हैं, इनके एग्जाम्पल लिखे हैं। एग्जाम्पल में जो चीजें होती है इसका मतलब वो तो है ही है पिक्चर, एग्जाम्पल का मतलब कि और भी चीजें हो सकती हैं। तो ये चार सवाल में आएंगे तो होंगी होंगी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट समझते हो, ठीक है, जिससे कुछ मैन्युफैक्चर किया जाए, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। वो एक दिन में लग नहीं पाता है, टाइम लगता है उसको रेडी होने के लिए, सारी मशीनरी आएंगी, फैक्ट्री बनेगी, सेटअप होगा, समय लगता है। ऐसे पावर जनरेटिंग फैसिलिटी देने के लिए ये भी काम एक दिन में नहीं हो पाता है, तो ये सब चीज़ें लगाने के थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ये नहीं समझ पा रहे होगे तो ये समझा देते हैं आपको। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी समझते हो, जिस प्रॉपर्टी को हमने यूज करने के लिए खरीदा है, पैसा ज्यादा है इन्वेस्ट करने के लिए खरीदा है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कंपनी में पैसा ज्यादा आ गया, एक बिल्डिंग खरीद के डाल दी, यूज नहीं कंपनी में, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने के लिए खरीदा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट। तो उनमें तो समय लगेगा, आज इन्वेस्ट करो तो आज ही थोड़ी बेच दोगे, 2-4-10 साल लगाओगे फिर बेचोगे, समझ लो। तो ये सब क्या होती है क्वालिफाइंग। ये क्या है, ये वाली बात क्या लिख दी इन्होंने, यहां से लेके यहां वाली, तो इन्वेंटरी बनने के बाद ही इसको इन्वेंटरी बोलेंगे ना, उसके पहले तो रॉ मटेरियल रहेगा वो। सुनो, करेक्ट, तो कुछ ऐसी स्टॉक्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको बनाने के बाद तुरंत नहीं बेचा जा सकता। पहले एग्जाम्पल बता रहे सुन लो। जैसे एक खाने पीने में होता है सिरका, ठीक है, तो सिरका अगर आज बनाया गया है तो आज सिरके का स्वाद ही नहीं आएगा जब तक उसको थोड़े पीरियड के लिए रखा नहीं जाएगा। अचार, आज अचार मम्मी बनाए वो खट्टापन ही नहीं आएगा, वो स्वाद ही नहीं आएगा अचार में जब तक वो अचार गलेगा नहीं। तेल में भिगो के 2-4 महीने के लिए रखा जाता है, फिर वो असली बन पाता है। तो इसमें तो 2-4 ही महीने का समय लग रहा है, तुम लोगों को सब्सटेंशियल तो नहीं रहा है।
तीसरा एग्जाम्पल लो जो यहाँ फिट बैठता है, लिकर, शराब। तो ये सब जो चीजें होती हैं, कहा जाता है जितनी पुरानी शराब उतनी ज्यादा चढ़ेगी, उतनी ज्यादा अच्छी। कहते हैं देखो 20 साल पहले पुरानी शराब है तो बड़ा मजे से आदमी पी रहा होता है, कहता भाई बहुत मजा देगी। तो ये शराब ऐसी चीजें हैं कि जहां पे बनेंगी तो आज, लेकिन आज बिकेंगी नहीं। प्रोडक्शन हुआ है 2020 में, बिक रही है आज। आप समझ लो। तो ऐसी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इनको इन्वेंट्री में अगर कोई इंटरेस्ट कॉस्ट लग रही होगी, 2020 में बनाया होगा, 50 करोड़ रुपए लग गए बनाने में, अब इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो उसकी बोरिंग कॉस्ट को क्या करते रहेंगे हम लोग, कैपिटलाइज करते जाएंगे। कैपिटलाइज का मतलब है उस इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करेंगे। जो 100 रुपए की दारू बनाई होगी 2020 में, ब्याज लग लग के आज 200 की हो गई, अब वो 500 की बिकेगी। तो उसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में ही ऐड कर दे। कैपिटलाइज का मतलब है जिस चीज की कॉस्ट है उसी में ऐड कर दो। इन्वेंट्री के इन्वेंट्री में ऐड कर दो, इस प्रॉपर्टी में ऐड कर दो, प्लांट के प्लांट में ऐड कर दो, ऐसा। ये सब है तो एसेट ही ना, तो इन्हीं को क्वालिफाइंग एसेट कहा जाता है। तो ये एक ऐसी एसेट्स हैं जो क्वालिफाइंग एसेट की परिभाषा में फॉल कर जाती है। एग्जाम्पल्स हैं इनके, समझ में आ गए कि क्वालिफाइंग एसेट क्या होते हैं। तो चैप्टर की नॉलेज ऑलमोस्ट आपने हल्के हल्के ले लिए, बाकी इसके चक्कर में अभी नहीं पढ़ना, ये फाइनल में पढ़ोगे आप। यहाँ है भी नहीं, इनके सवाल भी यहाँ नहीं है। ठीक है, ये AS11 और AS16 का मिक्स हो जाता है, क्योंकि AS11 में पढ़ा था आपने, ये तो कोई फॉरेन करेंसी आपने उधार ले रखी है तो उसका एक्सचेंज डिफरेंस PL में डालते थे। लेकिन थोड़ा डिफरेंस, अगर एक क्वालिफाइंग एसेट्स कर लिए, उधार लिया है, तो थोड़ा डिफरेंस जो है वो आ जाता है इस AS में, और बाकी डिफरेंस चला जाता है AS11 में। ये वाली कहानी आप फाइनल में पढ़ पाओगे, क्योंकि वो कहानी पे ना सवाल है यहाँ पे और ना कोई चीजें हैं, तो वो पढ़ा भी नहीं पाएंगे अभी हम। तो उसको इग्नोर मारना है इस वाले पॉइंट में। अब एक दो बातें छोटी छोटी और समझनी है। जो ये बोरोइंग होती है वो दो टाइप की होती है। एक क्या होती है, स्पेसिफिक बोरोइंग, और एक क्या होती है, जर्नल बोरोइंग। पहले मेरी बात सुन लो फिर यहां से पढ़ लेना। स्पेसिफिक बोरोइंग का मतलब है कि इसी चीज के लिए हमने उधार लिया है, बिल्डिंग बनवाने के लिए पैसा बोरो किया है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक बोरोइंग। रतन पहले से पता है कि इस पैसे कहाँ उपयोग करेंगे, बिल्डिंग को बनवाने में, तो इनको बोलते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग। इन्वेंट्री के लिए बोरो किया है, ठीक है, तो जिसके लिए बोरो किया उसके लिए पता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक बोरोइंग। एक होती जनरल बोरोइंग, जहां पे आप पैसा बोरो कर लोगे, जहां मूड होगा वहां खर्चा करोगे। जैसे इस चैप्टर से थोड़ा हट जाए, तो जो बैंक से आप लोन लेने जाते हो, तो लोन होते हैं कई कैटेगरी के। एक होता है कार लोन, तो कार लोन की स्पेसिफिक बोरोइंग है। इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी मैं आपको स्पेसिफिक बोरोइंग समझा रहा हूँ। इस चैप्टर से हट गया हूँ बाहर, या 16 भी नहीं पढ़ा रहा मैं, ऐसा समझ के चलो। कार लोन लेने जाते हो, ये क्या है आपकी, क्योंकि आपको उस पैसे से क्या करना है, बाइक लोन लेते हो, स्पेसिफिक बोरोइंग। होम लोन लेते हो, स्पेसिफिक बोरोइंग। और एक लेते हो पर्सनल लोन, समझ लो। तो पर्सनल लोन में जहां मन करेगा अपना पर्सनल खर्चा करोगे। पर्सनल लोन ले लिया आपने 2 लाख का, मन करे घूम ही आओ, मन कर रहा है कुछ और बनवाने का बनवा डालो, मन करे मोटरसाइकिल खरीद डालो। तो पर्सनल लोन में हमें ये नहीं बताना होता है कि हम किस लिए लोन ले रहे हैं, जहां मन होगा वहां हम पैसे को यूज करेंगे। तो स्पेसिफिक लोन में उस पैसे को आप अलग जगह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेसिफिक लोन में लोन आपको तो मिलेगा लेकिन पैसा आपको नहीं मिलेगा। कार लोन लोगे लेकिन उसका पैसा तुम्हारे खाते में नहीं आएगा, सीधा कार वाले डीलर को जाएगा। होम लोन लोगे, घर खरीदने के लिए लोन लिया हमने, तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। अगर घर ना खरीदो तो घर के पेपर लगाओ, जो तुम जिससे घर खरीद रहे होगे सदर के नाम सीधा चेक बनती है। तो पा रहे मेरी बात। तो जो स्पेसिफिक बोरोइंग रहती है वो तो एकदम सेट है कि उसका पैसा एसेटे में लगा हुई है, लेकिन जो जनरल बोरोइंग है उनका पैसा आपके एसेट में हो सकता है खर्चा किया हो सकता है खर्चा ना किया हो, कहीं और खर्चा किया हो। तो ऐसी बोरोइंग जिनका सीधा कनेक्शन एसेट से है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक बोरोइंग। और बाकी सारी बोरोइंग क्या हो जाती है, जनरल बोरोइंग। हमने ये नहीं कहा है कि जनरल बोरोइंग से तुम एसेट बनवा नहीं सकते हो। जनरल बोरोइंग का मतलब है किसी काम में यूज करें, तो हो सकता है एसेट को बनवाने में, एसेट को खरीदने में आपने किसी स्पेसिफिक फंड का यूज किया हो, और हो सकता है किसी जनरल फंड का यूज किया हो। तो फंड हो गए दो टाइप की, बोरोइंग हो गई दो टाइप की, एक हो गई स्पेसिफिक, एक हो गई क्या, जनरल। एक बार इन दोनों को पढ़ो फिर आगे बताते हैं।
मेन हम लोग को जानते हो क्या पढ़ना है, ये जर्नल बोरोइंग होती हैं इनके लिए हमें वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट निकालना पड़ता है, जिसको हम लोग कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं। तो जो स्पेसिफिक बोरोइंग होती है, जिस रेट से बोरो किया गया उस रेट से हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन जनरल बोरोइंग को कैसे करते हैं, कैपिटलाइजेशन रेट निकाल के या एवरेज रेट ऑफ बोरोइंग करके। ये कैसे निकाले जाते हैं वो एक तरीका है, अभी समझेंगे, वही सीखेंगे। मेन तो हमें ये समझना था। अब बहुत ही ध्यान से एक दो बातें छोटी छोटी और समझ लो, फिर चलते हैं सवालों पे इसके। ठीक है, इतनी बातें जब तक समझोगे नहीं तब तक सवाल डायरेक्टली नहीं कराए जा सकते। कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि बता दे बेटा ये जोड़ लेना है घटा देना हो गया सवाल, ऐसा तो लगेगा नहीं कि इनको डेबिट कर दो इनको क्रेडिट कर दो सवाल लग जाएगा। यहाँ तो कोई अकाउंट बनाने होंगे नहीं, सब जजमेंटल सवाल होंगे। तो इतनी नॉलेज जरूरी है, तभी आप सवाल में घुस पाओगे। अब एक होता है कमिटमेंट, सस्पेंशन और सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। देखो, बोरोइंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज करना कब स्टार्ट करोगे, जब आपने बोरोइंग कर ली। ठीक है, जब आपको क्या हो गया हो, बोरोइंग का पैसा मिल गया हो। तो देखो लिखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एज अ पार्ट ऑफ क्वालिफाइंग टू बी कमेंस व्हेन ऑल द तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए। पहला है क्वालिफाइंग एसेट का एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन के खर्चे इनकर्ड हो गए हैं, पैसा बोरो करके रखे हैं, अभी मकान नहीं बनवाया, कैपिटलाइज नहीं कर पाओ। मकान खरीदना तो स्टार्ट करो, बनवाना तो स्टार्ट करो, तब कैपिटलाइजेशन शुरू हो पाएगा। दूसरा, बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड हो गई हो। ऐसा नहीं कि अभी हम कहते हैं लोन लिए 10 साल का पैसा कैपिटलाइज कर दिया, एक साल बीत तो जाए, जब लगे तो क्या इंटरेस्ट दोगे, इनकर्ड हो जाए बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब है कि आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाए कि आपको इंटरेस्ट पे करना है, तभी आप कैपिटलाइज करोगे। हो सकता है उससे पहले पे कर दो, लाइबिलिटी कम बन जाए आपकी, ना बने। और तीसरा है कि इसके यूज करने की प्रिपरेशन के लिए जो नेसेसरी एक्टिविटी होती है वो आपने स्टार्ट कर दी। यूज करना तो स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन यूज करने का इंटेंट रखते हो कि हमें यूज करना है, तो धीमे धीमे उसकी प्रोग्रेस क्या है, स्टार्ट कर दी। ये होता ना कि एग्जाम देने का इंटेंट, एग्जाम तो जून में देना है लेकिन इंटेंट जो जनवरी में बना चुके हो उसके हिसाब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। एग्जाम तो जून में दे हो, लेकिन स्टार्ट तो कर दी प्रिपरेशन। एक आदमी खाली बैठा हुआ है, चला एग्जाम देना देना, कुछ प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं कर रहा, तो क्या वो दे पाएगा। वही चीज यहाँ पे कि यूज करने के लिए जो प्रिपरेशन होती है ना वो आपने स्टार्ट कर दी हो। ठीक है, तो ये तीनों बातें कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर हम इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने लोन ले लिया 1 जनवरी 2025 को, बिजनेस की बिल्डिंग बनवानी है, प्लांट बनवाना है, लेकिन प्लांट बनवाने की एक्टिविटी हमने शुरू करी 1 मार्च से, तो इन 2 महीने का कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे। कैपिटलाइज करना कहां से स्टार्ट होगा, 1 मार्च से, ये कहना चाह रहे, समझ लो। कब से कैपिटलाइज करना स्टार्ट कर पाएंगे, 1 मार्च से, क्योंकि बनवाने की जो एक्टिविटी है वो हमने 1 मार्च से चालू करी। 2 महीने तो लोन लेके रखे हुए हैं बस खाली, तो उस समय का ब्याज आप पीएल में ठोकोगे, उस समय का ब्याज कैपिटलाइज नहीं। दूसरी बात है, अब कैपिटलाइज करना स्टार्ट तो कर दिया है, तो मार्च का कैपिटलाइज कर दोगे, अप्रैल का कैपिटलाइज कर दोगे, मई का कैपिटलाइज कर दोगे, जून जुलाई अगस्त सब हर महीने का कैपिटलाइज होता रहेगा। उसी एसेट की कॉस्ट में क्या होता रहेगा, ऐड होता रहेगा। लेकिन बीच में हो सकता है 1-2 महीने हम कैपिटलाइज ना करें, तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन, कि बीच में हमने थोड़े पीरियड कैपिटलाइज नहीं किया, उसके बाद फिर कैपिटलाइज करेंगे, उसको क्या बोलते हैं। वर्ड तो समझना ना, सस्पेंशन का मतलब होता है जो नौकरी सस्पेंड किया जाता है, इसका मतलब नौकरी भगा दिया गया है, थोड़े पीरियड के लिए आपको सस्पेंड किया गया कि 2 महीने आप नौकरी नहीं करो। और सेसेशन क्या होता है, जहां पे आप कैपिटलाइज करना बंद कर दोगे कि इसके बाद अब कुछ कैपिटलाइज नहीं होगा, उसके बाद तो सब पीएल में जाएगा। तो स्टार्टिंग यानी कमेंसमेंट का मीनिंग हमने बताया कि मीनिंग क्या होता है, कब होता है वो समझ रहे हैं। सस्पेंशन किसको बोलते हैं और सेसेशन किसको बोलते हैं, जिस दिन आप सीज कर दोगे कैपिटलाइज करने से, मतलब रोक दोगे, इसके बाद हमें कैपिटलाइज नहीं करना, कैपिटलाइज करना बंद कर दो। तो सेसेशन कब होता है वो पहले बता देते हैं, जिस दिन आप एसेट को यूज करना स्टार्ट कर दोगे, वहीं से आपका क्या हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन करना बंद हो जाएगा, यानी सीज हो जाएगा। सस्पेंशन कब होगा वो पढ़ लेते हैं, ये पढ़ो जरा।
कह रहा है कोई एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्ट हो जाए, बीच में आपका काम किसी वजह से क्या हो जाए, रुक जाए, उस पीरियड के लिए क्या कर दोगे आप, कैपिटलाइजेशन करना बंद कर दोगे। उस पीरियड का जो भी ब्याज आएगा उसको कहाँ डाल दोगे, पीएल अकाउंट में डाल दोगे। उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा, एक्सपेंसेस का ट्रीट करेंगे। अब ये एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्ट करना क्या होता है समझो, ठीक है। जैसे कि मान लो बिल्डिंग बनवा रहे थे और फिर 3 महीने तक लगातार बारिशें हो रही, तो क्या मैं 3 महीने बिल्डिंग का काम जारी रख पाऊंगा, तो हमारा काम क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया है। बारिश की वजह से मैं बिल्डिंग नहीं बनवा पा रहा हूँ, तो इन 3 महीने का ब्याज कैपिटलाइज नहीं होगा, पीएल में क्या कर दिया जाएगा, पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके पहले क्या करते रहेंगे, उसके बाद भी करते रहेंगे जब तक बिल्डिंग बन ना जाए, लेकिन इन 3 महीने का क्या करेंगे हम लोग, पीएल में डाल देंगे। या फिर मान लीजिए मैंने बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया और बाद में पता चला एलडीए से नक्शा ही नहीं बनवाए थे, तो एलडीए ने आके काम बीच में क्या कर दिया, रोक दिया कि पहले आओ नक्शा बनवाओ, सही करवाओ, पेनल्टी भरो, उसके बाद काम जारी करोगे। और इसमें हमारी बिल्डिंग जो है 4-5 महीने नहीं बन पाई, तो बीच में अपना काम क्या हो गया है, रुक गया है, इंटरप्ट हो गया है। तो इसका हम पीएल में चार्ज करेंगे, इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे बीच के 4-5 महीने का। चौथा एग्जाम्पल, बिल्डिंग बनवा रहे थे, बगल वाला करा जमीन हमारी है, बिल्डिंग कैसे बनवा रहा हो, हमारा दोनों झगड़ा हो गया, अब चला गया कोर्ट केस में और काम स्टे लग गया है। क्या पहले ये तय हो जाए कि जगह किसकी, फिर बिल्डिंग बनवाना, बाद में जगह अपनी ही निकली, लेकिन 5-6 महीने इस काम में बर्बाद हो गए। तो इन 5-6 महीने जो इंटरप्ट रहा है, बिल्डिंग का काम नहीं चला है, इस पीरियड का ब्याज हम पीएल में डालेंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे। समझ में आ गया कि सस्पेंशन का मतलब क्या होता है और एक्टिव डेवलपमेंट रोका कैसे जाता है। तीसरी बात, सेसेशन उस दिन से काम करना बंद कर देता है, बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है। जैसे देखो, मेरी एसेट तैयार हो गई है यूज करने के लिए, एक होती है एसेट तैयार हो जाना यूज करने के लिए, और एक होता है एसेट को यूज करना, दो अलग अलग बातें, समझ रहे हो। दो बातें हमने बताई, हमारी एसेट पूरी तरीके से तैयार है यूज करने के लिए, ये एक बात है, और हम एसेट को यूज करने लगे, ये दूसरी बात है, ठीक है। तो ये कहता है सेसेशन उस दिन हो जाएगा जब आपकी यूज करने की सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। यूज करना स्टार्ट करो ना करो उससे मतलब है नहीं नाम का, मतलब गेट रेडी फॉर पुट टू यूज, नॉट एक्चुअली यूज, समझ लो। जिस दिन आपकी एसेट क्या हो जाए, पुट टू यूज करने के लिए तैयार हो जाए, बस उसी दिन से आपको क्या कर देना है, इंटरेस्ट का कैपिटेशन बंद कर देना है। एसेट को यूज हम चाहे 4 महीने बाद से करें, उससे हमारा मतलब नहीं। जिस दिन एसेट क्या हो जाए, रेडी हो जाए, किसके लिए, पुट टू यूज के लिए, वहीं तक एसेट को हम कैपिटलाइज करते हैं। तो यहां थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हल्का सा डेफिनेशन में, क्वालिफाइंग एसेट इन रिलेशन टू क्वालिफाइंग एसेट, अप टू द पुट टू यूज नहीं, अप टू गेट रेडी फॉर पुट टू यूज। अब लैंग्वेज सही है यहां निकल, समझ गए। तो एक्चुअली जब पुट यूज करते हो उससे मतलब नहीं है, जब वो पुट यूज करने के लिए ऐसा तैयार हो जाए जिस दिन, वहीं से आपको कैपिटलाइजेशन इंटरेस्ट का करना बंद कर देना है। तो कभी कभी सवाल ऐसे लिखेगा कि एसेट पुट यूज करने के लिए रेडी हो गई 1 जनवरी को, जबकि यूज करना स्टार्ट किया है 1 मार्च को, तो हम जनवरी तक ही आपका इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे, उसके बाद का कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। जो बिल्डिंग बन रही होती है 3-4 महीने बन के तैयार हो चुकी होती है, और वो अपना काम वगैरह शुरू कर देते, शिफ्ट कर देते, वो बनती रहती है, उसके हो जाएगा। तो एसेट यूज करना चालू कर दिया आपने, समझे, एसेट को यूज करना चालू कर दिया है, ठीक है। उसमें कोई देखो ना एसएसजी का कोई फायदा है ना कोई नुकसान। जैसे लोग बच्चे समझते हैं कि अगर इंटरेस्ट हमको पीएल में नहीं लगा है घाटा हो पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल समझना मेरा, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम समझना मेरी बातें। शॉर्ट पीरियड में देखोगे तो घाटा फायदा दिखेगा, लॉन्ग पीरियड में देखो, मान लो हम एसेट बनवा रहे हैं, एसेट की वैल्यू कितनी है, 500 लाख, इस पे इंटरेस्ट देना पड़ गया 100 लाख का।
अगर इसको कैपिटलाइज कर देंगे तो एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और हम डिप्रेशन 600 लाख पे लगाएंगे। मान लो एसेट की लाइफ 4 साल है, तो 4 साल हम कितना डिप्रेशन लिखेंगे, पहले साल भी 150 पीएल में, दूसरे साल भी पीएल रेट में, तो 300 लिखेंगे नहीं लिखेंगे बताओ। अगर ये ब्याज कैपिटलाइज ना हो, ब्याज कैपिटलाइज ना हो तो इस ब्याज को कहाँ लिखेंगे हम लोग, पीएल में। पहले साल ब्याज भी लिखेंगे और डिप्रेशन में तो लिखेंगे। अब डिप्रेशन आप 500 पे लगाओगे, समझ लो, ब्याज कैपिटलाइज किया नहीं आपने, ब्याज तो पीएल में डाला है। अब ब्याज डिप्रेशन किस पे लगाएंगे, 500 पे। तो 500 पे लगाओगे तो हर साल कितना लिखोगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखो तो 4 साल में आपने पीएल में 600 डेबिट किए हैं, तो यहाँ भी 4 साल में कितना डेबिट किया है, 600। बस फर्क पहले दूसरे तीसरे साल है, यहाँ पहले साल केवल 150 डेबिट हुआ है, यहाँ पहले साल 225 डेबिट हो गया, समझ लो। और यहाँ अगले अगले साल 150 डेबिट हो रहा है, जबकि यहाँ 125 डेबिट हो रहा है। तो अलग अलग साल का देखो तो कहीं आपको फायदा नुकसान दिखेगा, लेकिन लॉन्गर पीरियड में देखो तो आपको ना कोई टेक्निकली फायदा हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। आप पीएल में लिखोगे तो आपका प्रॉफिट तो वही निकल के आएगा। अब यहाँ है कि इस साल का प्रॉफिट आपका थोड़ा सा ज्यादा आएगा क्योंकि आपने डेबिट 150 किया है, इस वाले केस में थोड़ा सा प्रॉफिट क्या होगा, कम आएगा। और इन सालों में यहाँ प्रॉफिट आपका कम आया होगा और यहाँ ज्यादा आना चालू हो जाएगा। तो प्रॉफिट की शिफ्ट हो जाती है बस, और कुछ भी फर्क नहीं। प्रॉफिट शिफ्ट होने की वजह से टैक्स आपका आगे पीछे हो जाता है, कहीं का टैक्स कम आएगा कहीं ज्यादा आएगा। बाकी ओवर द पीरियड कोई भी ना फायदे हैं एसएससी के ना नुकसान। जो नुकसान फायदे वाली बात बताना चाह रहे थे, क्योंकि बच्चे को लगता है कि अगर पीएल में नहीं लिख पा रहे तो घाटा हुआ जा रहा है एसएससी का, तो घाटा नहीं हो रहा ना फायदा हो रहा है। यहाँ तक की बातें क्लियर है बेटा, बहुत अच्छा। अब चलते हैं इसके सवालों में, कैसे कैसे सवाल होते हैं। और एक अब आ चुका है इसके रिप्लेसमेंट में, क्या, इंड एएस। अभी जो है वो सवाल एएस के ही पड़े हुए हैं, बस आपको एएस और इंड एएस का डिफरेंस याद कर लेना है। और कभी कभी देखा गया कि जो 5-6 इंड एएस हैं इनमें किसी एक एएस और इंड एएस का डिफरेंस पूछ लेता है, तो डिफरेंस याद रखोगे तो आप लिख पाओगे। तो इसका डिफरेंस सामने खुला हुआ है, मैं पढ़ा देता हूँ। एएस 16 और इसके रिप्लेसमेंट में क्या आया हुआ है, इंड एएस 23। नाम दोनों का वही है, बोरोइंग कॉस्ट। ये पुराना है मॉडल और ये क्या है, नया आया हुआ है, न्यू है। तो देखो बेटा, जो एएस 16 था वो कहता था कि हम क्वालिफाइंग एसेट में बायोलॉजिकल एसेट्स को इंक्लूड करेंगे, जबकि जो इंड एएस आया हुआ है वो बायोलॉजिकल एसेट को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। फिर एएस 16 कहता था कि जो ये इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन थी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम की, जैसे अभी आपने 12 महीने पढ़ा था, जबकि इस वाले में कोई सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम की डेफिनेशन नहीं है। ये कह रहा है जजमेंट का मैटर है, अपने अपने हिसाब से देख लो। तुम्हें लगता है 3 महीने बहुत होता है तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मान लो, तुम्हें लगता है 3 महीना कम होता है तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ना मानो। एसएससी पे डिपेंड कर दिया कि तुम तय करो कि 4 महीने का समय लग रहा है तो ये ज्यादा तुम्हें लग रहा है कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है कैपिटलाइज कर दो, कम लग रहा है पीएल में ठोको। इसके बाद एएस 16 में जो इन्वेंट्री बनाई जाती थी किसमें, लार्जर क्वांटिटीज वगैरह में, तो उनको क्वालिफाइंग एसेट कंसीडर किया गया है। जबकि यहाँ पे इन्वेंट्री जो लार्जर क्वांटिटी में बनाई जाती थी उनको क्वालिफाइंग एसेट कंसीडर नहीं किया गया। एएस 16 में कहा जाता था कि जिस ब्याज को आप कैपिटलाइज कर रहे हो उसको अलग से डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज करना मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट में नीचे अलग से लिखना पड़ेगा नोट बना के कि इस साल भैया हमने 10 रुपया का ब्याज कैपिटलाइज किया है। और ये वाला कहता है कि जो कैपिटलाइज करे उसको भी अलग से बताओ, जो कैपिटलाइज नहीं करे उसको भी अलग से बताओ। कितना कैपिटलाइज करे वो भी लिखो, कितना कैपिटलाइज नहीं करे हो वो भी डिस्क्लोजर करो। अभी तो आप लोग देखते हो कि ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट हम लोग बना देते हैं, काम खत्म हो जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तो बनती है, उसके नीचे डिस्क्लोजर लिखे जाते हैं 8-10 पन्ने के। ये स्टैंडर्ड है, वो बताते हैं कि इस ईयर से क्या क्या संबंधित आपको डिस्क्लोज करना है, कहाँ, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नीचे, तुमको बोलता है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में ये भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एएस जितना बता रहा है उतना सीख पा रहे हो, एग्जाम्पल के फॉर्म में बता देते हैं डिस्क्लोजर में क्या क्या और करना होता है। एग्जाम्पल बता रहे हैं, सारी लिस्ट नहीं बता रहे हैं। जैसे कि आपने किस मेथड से डिप्रेशन लगा रखा है बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा डिस्क्लोजर के अंदर, समझ लो।
इन्वेंट्री आपने किस मेथड से वैल्यू करी है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री, स्टॉक। तो जहां पे एक से ज्यादा मेथड वगैरह लगते हैं, कौन सा मेथड आपने अप्लाई किया उसके बारे में डिस्क्लोज करना होता है, और बहुत सारी बातें, यही बात नहीं है, ठीक है, और बहुत सारी बातें। ईजीएस कह रहा है कि आप इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करो, कितना आपने कैपिटलाइज किया वो भी अलग से बताइए, कितना कैपिटलाइज नहीं किया वो भी अलग से बताइए। फिर कह रहा है कि जो बोरिंग कॉस्ट हुई है, बोरिंग कॉस्ट किसकी वजह से, इन्फ्लेशन सिचुएशन की वजह से बोरिंग कॉस्ट हाइक हो गई, बढ़ गई, मतलब लेट लिया था 10% पे, लेकिन अब इन्फ्लेशन आ गया तो बैंक रेट कितना कर दिया, 12% कर दिया। अभी आप समझोगे, लोन भी बेटा दो टाइप के होते हैं इंटरेस्ट रेट की लोन, एक होते हैं फिक्स रेट पे और एक होते हैं फ्लोटिंग या वेरिएबल रेट पे। इस सवालों में नहीं आएगा लेकिन जानकारी के लिए समझना जरूरी है। तो लोन कितने रेट के होते हैं, लोन में दो रेट, एक होता है क्या फिक्स रेट और एक क्या होता है फ्लोटिंग या वेरिएबल रेट कहते हैं। अगर मैंने फिक्स रेट पे लोन ले लिया तो मेरा जब तक ये लोन चलेगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, ठीक है। मान लो हमें होम लोन मिल गया 8% की दर से और हमने 25 साल के लोन लिया है, तो 25 साल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा वो हर साल 8% होगा, चाहे रेट 50% क्यों ना हो जाए और रेट चाहे मार्केट में 2% का है ना हो जाए। इसको बोलते हैं फिक्स रेट। और एक होता है वेरिएबल रेट। वेरिएबल रेट निकाला जाता है आरबीआई रेट के अनुसार, समझ लो। तो आरबीआई का एक रेफरेंस रेट होता है, उसके हिसाब से वेरिएबल रेट बैंकें चुनती हैं, कहती है आरबीआई रेट प्लस 3%, मतलब आरबीआई जो रेट चला रहा होगा उसमें 3% जोड़ देंगे तो वह तुम्हारा इंटरेस्ट का रेट है। तो मुझे मान लो रेट मिला आरबीआई प्लस 3% पे लोन मिला, तो आरबीआई का रेट 9% होगा तो इस साल ब्याज 12% निकाला जाएगा। अगले साल आरबीआई का रेट 10% हो गया तो इस साल ब्याज 13% निकालेंगे। अगले साल आरबीआई का रेट 5% हो गया तो इस साल ब्याज 8% निकालेंगे। मतलब हर साल का ब्याज अलग अलग रेट से निकलेगा। जब जब आरबीआई का रेट चेंज होगा हमारा इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। तो कह रहा है अगर आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन ले रखा है और इंटरेस्ट आपका बढ़ जाए किस वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है, तो उसको आप पीएल में राइट ऑफ करोगे, वो ये कहता है, ठीक है। और ये कहता है एएस कहता मैं इन्फ्लेशन वाले इंटरेस्ट की बात ही नहीं करता, इन्फ्लेशन वाला इंटरेस्ट आपको कहीं नहीं लिखना है, अलग समझो जाके। फिर इंडेस 13 वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालने को बताता है, कैसे आपने निकाला था वेटेड एवरेज रेट उसको भी आपको डिस्क्लोज करना है। तो ये इसके लिए कि कोई गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करी गई है, मन करे तो डिस्क्लोज करे, मन करे तो ना करे। इसी तरह एक बनते कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं समझते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो जानते हो ना, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। अब जो ग्रुप ऑफ कंपनीज रहती हैं, मान लो एक कंपनी मेरी है और व्यवसाय मेरा 4 देशों में चल रहा है, ठीक है। तो जो पेरेंट कंपनी होती है, अब ये भी नहीं जानते हो कि पेरेंट कंपनी क्या होती है, तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए क्योंकि कनेक्शन इतना तगड़ा है। अब ये पढ़ते हैं हम लोग फाइनल लेवल में, लेकिन लिख दी डिफरेंस तो हल्का तो समझना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। अब जो ऐसी कंपनी जिसकी कई सारी कंपनीज हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ कंपनी। अब उस कंपनी का एक व्यवसाय यहाँ है और इसी कंपनी की 4 सब्सिडियरी है विदेशों में, ठीक है। तो हेड ऑफिस कहाँ है, इंडिया में, और जो 4 सब्सिडियरी कंपनी है वो कहाँ है, तो जो इंडिया में है जो मेन है उसको बोलते हैं पेरेंट कंपनी। क्या बोलते हैं, पेरेंट। बाकी सबको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज, कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी। ये सब नाम है, हल्का हल्का ऐसे दिमाग में रखो, बाकी रटने की जरूरत नहीं है। तो जो पेरेंट कंपनी होती है उसको सारी कंपनी मिला के भी एक स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, मतलब अपना अपना तो बनेबे करेंगे, उनको बोलते हैं इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक पूरे ग्रुप का इकट्ठा बनाना है। जैसे रिलायंस है 75 काम करती है, तो हर एक जो इनकी अलग अलग कंपनियां हैं, रिलायंस लिमिटेड हो गई, जियो हो गई, और भी बहुत सारे इनके हैं प्रोडक्ट, तो सबका अलग अलग बनाती है, लेकिन एक इनको इकट्ठा भी बनाना है सारे व्यापार का कंबाइंड करके। जो कंबाइंड करके बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, ठीक है। तो ये कहता है कि इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट लेंगे हम टोटल बोरोइंग पे, होल्डिंग सब्सिडी सबकी मिला के। वो कह रहा है इसके लिए इस वाले में कोई गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करेगी एस 16 में। तो
तो कभी कभी डिफरेंस आ जाता है। अगर एक दो बार पढ़े होगे तो हो सकता है दो चार डिफरेंस आप लिख पाओ, तो थोड़े बहुत नंबर आप गेन कर पाओ। बाकी सवालों में इसका कोई काम नहीं लगता, सवाल में जो ऊपर पढ़ा है उसका काम लगता है। यहाँ तक की बातें समझ आए सब लोग? चलो आगे चलते हैं। बुक में पढ़े हुए हैं इसमें एक दो सवाल, मोटे मोटे दो सवाल हैं, एक 11 वाला है और एक है क्या आपका 12। कुछ सवाल 5-6 सवाल पढ़े हैं स्कैनर में, तो सब कराए जा रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं। पहले मैं एग्जाम वाले सवाल कराता हूँ जिससे ज्यादा मजा आए आप। अब एग्जाम का पहला सवाल देखो, ये सवाल। चलो सवाल करने से पहले ये दो बातें लिख लो। इंडस्ट्री नॉर्म कहते हैं कि अगर 3 महीने का समय लगे कहीं तो उसको सब्सटेंशियल पीरियड मानते हैं। अभी आपको नोट्स में पढ़ाया वहाँ 12 महीने लिखा हुआ है, सवाल लगाने में इंडस्ट्री नॉर्म के हिसाब से 3 महीने चलता है, तो वो हम लोग लिखेंगे। हम लोग जो नोट्स बना रहे हैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब लिख लेना मोर देन 3 मंथ। एक ये बात हो गई लिखने के लिए, एक ये बात हो गई, एक ये बात हो गई। बोरोइंग कॉस्ट on general borrowing will be calculated on the basis of capitalization rate। और इसी कैपिटलाइजेशन रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज रेट। तो चाहे कैपिटलाइजेशन रेट बोले तो चाहे वेटेड एवरेज रेट बोले।
कहाँ बेटा? ऊपर कहाँ पे? अप टू गेट रेडी फॉर पुट टू यूज, अप टू गेट रेडी फॉर पुट टू यूज। कैपिटलाइजेशन रेट या वेटेड एवरेज रेट? कैपिटलाइजेशन रेट स्लैश वेटेड एवरेज रेट। Borrowing cost of general borrowing will be calculated on the basis of capitalization rate plus weighted average rate. हाँ बेटा, हो गया, हटा दिया जाए। अभी थोड़ी बातें और लिखनी है, तो जिस पन्ने में ये सब लिखा है अभी थोड़ा स्पेस खाली होगा ना आधे पन्ने का, वहां उसको छोड़ देना। तो चार छोटी मोटी बातें और लिखनी तो अभी लिख लेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और पहले सवाल देखते हैं कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आए हैं। तो कह रहा है चंदू दोग ने बोरो किया है, क्या बोरो किया है? 2 करोड़ रुपए फॉर द पर्पज ऑफ मशीन। बोरो किया है 1 जुलाई को, 1 जुलाई 13 को, और मशीन पुट यूज कर रहे हैं कब? जब तक सवाल में ये ना बताए कि पुट यूज के लिए रेडी कब हुई और पुट यूज कब करे हो, दोनों एक ही दिन माना जाता है। जब तक अलग ना बताए तो ये मानते हैं कि उसी दिन रेडी भी हुई और उसी दिन हम यूज करना चालू करें। देखो, खरीदे हो 1 जुलाई 13 को, यूज करना कब से स्टार्ट करे हो? 3 महीने ज्यादा समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है, ठीक है। तो जब तक इसको पुट यूज करने की रेडी नहीं हो रही है तब तक का ब्याज क्या करेंगे? कैपिटलाइज कर देंगे। उसको टेक्निकल भाषा बोला जाता है प्री ऑपरेटिंग पीरियड, जहाँ पे आप एसेट को ऑपरेट का मतलब यूज करना, स्टार्ट नहीं करे हो। तो आपने लोन लिया है 1 जुलाई को, हमें केवल ये बताना है कि जो 31 मार्च 24 को साल खत्म होगा उसके ब्याज के साथ आप क्या करोगे, उसका ट्रीटमेंट बताना है आपको। तो पहले आपको क्या करना है? तो इंटरेस्ट हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा क्या? इंटरेस्ट फॉर प्री ऑपरेटिंग पीरियड, और एक इंटरेस्ट हो जाएगा इंटरेस्ट फॉर पोस्ट ऑपरेटिंग। तो लोन तो 2 करोड़ का ही लिया है, 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने का ब्याज कैपिटलाइज कर दिया जाएगा
और जनवरी फरवरी मार्च का ब्याज पीएल में ठोकेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है 15%, 6 महीने का निकाल लो, और यहाँ पे 15% 3 महीने का निकाल लो। यहाँ जो पीरियड आ रहा है वो आ रहा है 1/7/13 से 31 दिसंबर 13, और यहाँ आ रहा है 1 जनवरी 14 से इस साल के अंत तक, यानी 31/3/14। पहला लाया 15 लाख, तो 15 वाला 15 लाख रुपए आया है, और यहाँ क्या आया है, तो ये जो ब्याज आया है 15 लाख, इसको क्या कर देंगे, कैपिटलाइज। 15 लाख शुड बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब है एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दोगे, ठीक है। और ये 7.5 लाख क्या रहेगा, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो ट्रीटमेंट हो गया, क्या था, इंटी पास करके दिखाओ, ऐसे काम तो ही नहीं चलेगा तुम्हारा। इंटी पास कर देंगे, उसमें क्या है, ठीक है। कैसे, ये जो कैपिटलाइज वाला एंट्री है वो मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देना, तो एंट्री बन जाएगी क्या, मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन खरीद ली हो तो कैश बैक की पेमेंट कर दोगे, ठीक है। अब अगर नगद नहीं खरीदे तो सप्लायर लिख दो यहाँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर नगद खरीदो उधार खरीदो ये थोड़ी पता है तुमको, तो या तो बैंक लिख दोगे, या क्या लिख दोगे, जिससे इसको खरीदा है। नहीं पता होता स्लैश करके लिखा जाता है। अब मशीन की कॉस्ट में 15 लाख ऐड कर दोगे, ठीक है। मशीन की कॉस्ट में क्या कर देंगे हम लोग, 15 लाख ऐड कर देंगे। तो मशीन तो 2 करोड़ खरीदे ही हो, 2 करोड़ की मशीन और 15 लाख अलग, यानी 2.15, ठीक है, 2.15 करोड़। या फिर मशीन की अलग एंट्री पास कर लो, जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज करो उसके एंट्री अलग पास कर लो। अब मशीन खरीदते समय एक एंट्री पास करोगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 करोड़ रुपए, और फिर इंटरेस्ट कैपिटलाइज करते फिर ये एंट्री पास करोगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। और जो आपको पीएल से चार्ज करना है उसकी एंट्री क्या पास होगी, वो पे इंटरेस्ट आप डेबिट करोगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, और फिर इस इंटरेस्ट को पीएल से चार्ज कर लोगे, एंट्री बन जाएगी पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, उसमें आपको 7.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट लिखना है, ठीक है। इस कहने में जो सोल्यूशन दे रखा है उसमें केवल इंटरेस्ट कैपिटलाइज करने की उसने एंट्री बनाई है, एसेट की कॉस्ट को ऐड नहीं किया गया है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ सिर्फ 15 लाख लिखे, कि आपसे पूछा गया था कि जो इंटरेस्ट है उसका ट्रीटमेंट क्या करो, तो इसने एंट्री जो बनाई है उसमें ये पैसा नहीं लिखा है, सिर्फ कितना लिखा है, जो इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे। तो आप भी वही लिख लो, समझाने के लिए दोनों बातें आपको बता दी। समझ में आ गया आंसर, कोई भी दिक्कत हो कोई भी परेशानी हो तो पूछ सकते हो, वरना नोट कर लो दिसंबर 14 का ये आंसर। एसेट खरीदने से यूज करने की तारीख, प्री ऑपरेटिंग पीरियड, ऑपरेट नहीं किया। एसेट खरीदने मतलब पुट यूज करने की जो बात की डेटें आ रही हैं वो पोस्ट ऑपरेटिंग, ठीक है। अगर मशीन की भी एंट्री बनाना चाहते हो तो वो भी एंट्री बना लेंगे, लेकिन उसकी डेट अलग आएगी। पहले आपने मशीन खरीदा था 1/7/13 को, तो ये एंट्री 1/7/13 को बनेगी, मशीन खरीदने की, मशीन अकाउंट डेबिट टू, और इसमें आप लिख सकते हो 2 करोड़ रुपीज। जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर रहे हो वो कब कैपिटलाइज कर रहे हो, 1 जनवरी 14 को, और जो पीएल में डालोगे वो डालते हैं साल के अंत में, ये डेटें आएंगी 31/3/14। तो ऐसे डेट वाइज लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों अलग अलग पास करी गई, एक साथ कहानी पास करी गई। ये पैसा एक 1 जुलाई गया होगा, ये जो इंटरेस्ट है वो एक तक जाएगा, और ये इंटरेस्ट जो है वो आखिरी साल में जाएगा, साल के अंत में जाएगा, उस हिसाब से एंट्री पास करी जाती है। हाँ, क्या दे रखा है,
तो ये माना है कि अभी पेमेंट नहीं किया, बस ये मानना है उन्होंने। जो कोई मतलब नहीं, पेमेंट कर दो, काम खत्म हो जाए। या फिर ज्यादा डाउट लगे, पेमेंट कर दिया तो बैंक में चला जाएगा, नहीं पेमेंट किया तो लोन में। क्या ऊपर वाले में कहा? अच्छा, इसमें कर दिया है, कोई बात नहीं, उसमें भी तुम कर सकते हो, सप्लाई या लोन, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने माना कि अभी पेमेंट नहीं किया है लोन का, तुम ऐसा लिख लेना। अगर इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया है तो बैंक में चला जाएगा, पेमेंट कर दिया, नहीं पेमेंट किया है तो फिर लोन में क्या कर देगा, जिससे लोन ले रखा हो पैसा बढ़ा देगा, लोन का पैसा दो, इंटरेस्ट का पैसा दो उनको। तो बैंक स्लैश लोन लिख दो, जिससे कोई दिक्कत की बात ही नहीं आएगी। इसके बाद एक ES और बचेगा, AS22। इनकम टैक्स उसका नाम है, ES का नाम है इनकम टैक्स। बेटा नोट हो गया, हटा दिया जाए। कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तो अपने डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर आगे चलेंगे हम लोग। फीस हो गया बेटा। अगला सवाल देखो, एक बार सवाल पढ़ा जाए। 60 लाख रुपए का लोन लिया है, उस पर टोटल ब्याज 9 लाख का पे की हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा हो तो पूरा ब्याज का अमाउंट दे रखा होगा, वरना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा तो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, रेट की जरूरत नहीं है यहाँ, छोड़ दो उसको। अब ये लोन का यूटिलाइजेशन 4 जगह करे हो, 30 लाख से 61 बनवा दियो,
15 लाख से मशीन खरीद के लाए हो, 10 लाख व्यापार में एज अ वर्किंग कैपिटल रखा है, और 5 लाख का ट्रक परचेज करने के लिए एडवांस दिया है। अब सबसे पहले आपको पहचानना है कि इन 4 एसेट में क्वालिफाइंग एसेट कौन सी है। तो ऐसे सवालों में सबसे बड़ा काम यह आता है कि हम पहचाने कि इनमें से जो क्वालिफाइंग एसेट होंगी उनका जो इंटरेस्ट होगा वो क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। तो जो इनमें से क्वालिफाइंग एसेट नहीं होंगी उनका ब्याज क्या करेंगे, हम लोग पीएल में डालेंगे। केवल इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट जो है वो क्वालिफाइंग एसेट है, और बाकी सारी एसेट क्वालिफाइंग एसेट नहीं। मशीनरी जब सेट बन जाएगा तब खरीदेगा ना आदमी। मशीन में कहीं लिखा हुआ कि आपने इसी तारीख को मशीन खरीद ली थी। खुद ही सोचो, अगर तुम्हारी फैक्ट्री होगी तो पहले फैक्ट्री का सेट बनवाते, पहले मशीन खरीद लाते, फैक्ट्री सेट बनवाते। यानी मशीन तो उसी दिन खरीदी गई होगी जब वो आई इंस्टॉल हुई ना। मशीन में लिखा होता कि मशीन खरीदी गई इस तारीख को, इंस्टॉल हुई इस तारीख को, देख लेते 3 महीने ज्यादा समय लगा होता। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ इस तारीख को और तब मशीन इंस्टॉल हुई, तो इसका मतलब मशीन परचेज भी उसी समय करी गई है, उसी समय हुई। ठीक है, मार्च में इंस्टॉल हुई तो कोई दिक्कत ही नहीं, मार्च के एंड में तो बना रहे हो तुम अकाउंट्स। यानी इन तीनों में ये काम तो इंस्टेंट हुए हैं, इनमें समय नहीं लगा है। समय लगा है किसमें, ठीक है? बाकी ये तो एसेट है ही नहीं ना, तो एडवांस वगैरह एसेट नहीं माना जाता है। अभी भी एडवांस वगैरह का पैसा जो रहेगा वो कैपिटलाइज नहीं करते, ना एडवांस तो देता ही रहेगा आदमी। अभी एडवांस दिया, अभी ना ट्रक खरीदा है ना कुछ नहीं, जब ट्रक परचेज कर लोगे तब ट्रक एक्वायर्ड होगा। जब तक एसेट एक्वायर्ड नहीं होती तब तक, अभी आपने पढ़ा था कि कमेंसमेंट नहीं होता है इंटरेस्ट या कैपिटलाइजेशन का। यहाँ पे ये सवाल 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, आपको ध्यान रखना है। ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट वर्ड बोलेगा वही क्वालिफाइंग एसेट निकलेगी, ना मशीनरी निकलेगी, ना वर्किंग कैपिटल निकलेगा, ना एडवांस निकलेगा। यही सवाल बुक में पड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। वैल्यू शायद चेंज है, बाकी सवाल यही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट जो है ये सवाल में 4 ही पॉइंट ये देता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट, परचेज ऑफ मशीनरी, एडवांस और वर्किंग कैपिटल। रट लो, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट जो है क्वालिफाइंग एसेट है, बाकी सारी क्वालिफाइंग एसेट नहीं। तो अब जो क्वालिफाइंग एसेट का ब्याज होगा वो क्या करेंगे हम लोग, कैपिटलाइज कर देंगे, और बाकी ब्याज पीएल में। तो कुछ नहीं करना होता है, यहाँ लिखेंगे एसेट, कहाँ कहाँ पैसा खर्चा हो उनके नाम लिख लेंगे, यही वाला कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट, दूसरा क्या था, परचेज ऑफ मशीन, इसके बाद था वर्किंग कैपिटल, और था एक क्या, एडवांस। कहाँ कहाँ आपने यूज किया एसेट्स का, ठीक है। तो यूसेज ऑफ लोन कहाँ कहाँ किए, ठीक है, कितना कितना यूज किए वो लिख लेते हैं। यहाँ यूज किए हो 30 लाख रुपया, यहाँ यूज किए हो 15 लाख रुपया, यहाँ यूज किया 10 लाख रुपए, यहाँ यूज किया कितना, 5 लाख। इसमें से कौन सी क्वालिफाइंग एसेट है, ये क्वालिफाइंग एसेट है, ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं, ये भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं, ये भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं। ठीक है, फिर 2 कॉलम बनाएंगे। इंटरेस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड, कितना आप कैपिटलाइज करोगे, और दूसरा इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो इसका ब्याज रहेगा वो कैपिटलाइज कर देंगे, पीएल में नहीं डालेंगे। इन सब का ब्याज पीएल में डालेंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे, सम कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। अब टोटल ब्याज तो पता ही है ना, कितना ब्याज लग रहा था, तो 9 लाख को इस प्रपोर्शन में बांट दो। तो 9 लाख ब्याज इंटू 30 लाख डिवाइड बाई इनका सम कितना हुआ, 60 लाख। तो ये हो गया 4.5 लाख। टोटल 9 लाख दियो तो बाकी 4.5 लाख कैपिटलाइज, पीएल में चला जाएगा, अलग अलग करके निकाल दो।
टोटल इंटरेस्ट 9 लाख। बस इंटरेस्ट को इस रेशियो में तोड़ना है तुम्हें बस। इससे पता चल रहा है कितना ब्याज इसका हुआ है, कितना ब्याज इसका हुआ, कितना ब्याज इसका हुआ, कितना ब्याज इसका हुआ। टोटल 60 लाख का लोन लिए तो 9 लाख का ब्याज कितना आया? ये आ गया 2,25,000, 1,50,000। तो इनका सम यानी टोटल 4.5 लाख का ब्याज कैपिटलाइज करेंगे और टोटल 4.5 लाख का ब्याज क्या करेंगे? पीएल में डाल देंगे। समझ गए? लिखने के कई तरीके हैं, कई तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये ब्रश प्रेजेंटेशन होता है। इसमें एग्जामर को लगता है कुछ थोड़ा बहुत काम कर लो तो नंबर देता है ना। समरी में तो एक लाइन में निकाल सकते हैं आंसर। इसका ब्याज निकालने कह देंगे कैपिटलाइज हो जाएगा, बचा हुआ ब्याज पीएल में डाल देंगे। 9 लाख दे रहे थे ना, 4.5 लाख कैपिटलाइज हो रहा है तो इसका मतलब 4.5 कैपिटलाइज नहीं हो रहा। टोटल में से इसको माइनस कर देते, इसका सब मिल जाता हमको। तो निकालने के 50 शॉर्टकट है, लेकिन नंबर नहीं देता है एग्जामिनर। जब ऐसा प्रेजेंट करके आओगे तब तुम्हें नंबर देगा। नंबर कैसे लेने वो बता दिया। पूरा प्रेजेंटेशन करोगे तब सही से आपको नंबर मिलेगा। समझ में आ गया ये? नोट करो, दिसंबर 2015 का सवाल है। दिसंबर 2015। एक बच्चा कह रहा है सर क्वालिफाइंग एसेट की परिभाषा फिर से बता दीजिए। तो क्वालिफाइंग एसेट उसको बोलते हैं जिसको खरीदने या बनवाने से लेके यूज करने में 3 महीने से ज्यादा का समय लगे। अगर बनवा रहे हो तो बनवाने में 3 महीने से ज्यादा समय लगे, और खरीद रहे हो तो खरीदने से यूज करने में, खरीदे किसी और तारीख को, यूज किसी और तारीख को करें, तो इनमें अगर 3 महीने ज्यादा गैप आ गया तो एसेट क्या बन जाती है? क्वालिफाइंग एसेट। जब पिछले सवाल में था मशीन खरीदे थे किसी और तारीख को, यूज कर रहे हैं तो तुम 8-9 महीने बाद, 6 महीने बाद, क्वालिफाइंग नहीं दोबारा है। जहां मशीन खरीदे उसी दिन यूज कर रहे हो तो क्वालिफाइंग एसेट नहीं बना। जहाँ कंस्ट्रक्शन बना के कंस्ट्रक्शन शुरू करें था उस तारीख को, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 8-9 महीने बाद। समझ गए बेटा? इसी तरीके से बुक में क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ा है, लगा लोगे।
इस सवाल में देखो लिखा भी है कि ट्रक डिलीवर नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि जब तक एसेट आपको डिलीवर नहीं हो जाएगी तब तक तो आप कैपिटलाइज कर भी नहीं सकते। क्योंकि कैपिटलाइजेशन में स्टार्टिंग में लिखा था कि एसेट आपने एक्वायर कर ली हो और बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड हो गई हो, जो भी एडवांस वगैरह दोगे उसमें कभी कैपिटलाइजेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसा ही है, बुक का वो लगा लेना, लग जाएगा, इसी फॉर्मेट पे सोल्यूशन भी दे रखा तो अपना लगा पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसी तरीके से देखो सवाल दे रखा है और इसी फॉर्मेट पे उसने सोल्यूशन भी दिया है, लग जाएगा आराम से। एक सवाल यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11 है। तो कह रहा है लार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन करवा ले रेलवे ब्रिज का गंगा रिवर पे, प्रोजेक्ट की कॉस्ट 125 करोड़ रुपए है। इस 125 करोड़ में 40% हमने लोन लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3% का। फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में डिले हुआ जा रहा है, और रेलवे का मैनेजर कह रहा है कंस्ट्रक्शन साइट पे आया, आइडेंटिफाई किया कि डिले हो रहा है, और इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि वहां क्या हो रहा है, मानसून चल रहा है, हाई वाटर भरा जा रहा है, इसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। कितने महीने, जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 3 महीने। तो सोनाली माथुर कह रही हैं, जो अकाउंटेंट है इस कंपनी की, कह रही है कि हम सस्पेंड नहीं करेंगे कैपिटलाइजेशन, जबकि अभी आपने पढ़ा था कि इस वजह से अगर कुछ हुआ है तो फिर क्या कर दिया जाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंड करना मतलब है कि इस पीरियड के इंटरेस्ट को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। कहाँ ठोकेंगे, पीएम, यही आंसर में तुम्हें लिखना है। और इसमें एक बात छोटी सी और लिखी थी, वो तो बताना भूल ही गए हैं। इसमें एक बात ये लिखी हुई है, यानी वो डिले अगर टेम्परेरी हुआ तो फिर बोरिंग कॉस्ट सस्पेंड नहीं करेंगे। ठीक है, टेम्परेरी का मतलब है कि हमेशा के लिए डिले नहीं हुआ है, परमानेंट डिले नहीं है, नेचुरल डिले। बारिश वाला वो नेचुरल डिले में काउंट कर लेते हैं लोग। उसी सीक्वेंस में आंसर दे रखा है, एक बार पढ़ा देते हैं। कह रहा वर्क सस्पेंड हो गया ड्यू टू टेम्परेरी डिले। क्यों डिले हुआ, कह रहा मानसून में पानी भर जाना एक कॉमन चीज है, समझो। मानसून की जगह पर अगर बना रहे होगा तो वहां पानी भर ही जाएगा, तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। तो इस नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा कि सस्पेंशन नहीं होगा, टेम्परेरी डिले होगा तो सस्पेंशन नहीं होगा, परमानेंट डिले होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ड्यू टू नॉर्मल सिचुएशन डिले हो रहा है, ठीक है, तो फिर उसको सस्पेंड नहीं किया जाता है। ड्यू टू अब नॉर्मल डिले हो रहा हो, केस कर दिया है किसी ने, एलडीए ने आके काम रोक दिया जो तुम्हारे उसमें नहीं था, कंट्रोल में नहीं था। बाकी मानसून की जगह पर अगर बनवा रहे हो खुली जगह में तो आप ये कहते हैं अपना लगाओ, टीन डालो, समझो, तिरपाल छाओ, उसके नीचे अपना बनाते रहो। टेम्परेरी डिले है, उसकी वजह से सस्पेंशन नहीं रोकेंगे। ये भी सवाल एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखना है। अगर मानसून मानसून की जगह पे पानी भर जाता है तो उसको क्या करते हैं, टेम्परेरी डिले कंसीडर करते हैं। और टेम्परेरी डिले होने की वजह से सस्पेंशन नहीं होता है। तो इनका अकाउंटेंट कह रहा था सस्पेंशन ना करे, तो उसका मतलब इनका अकाउंटेंट क्या कह रहा है, सही कह रहा है, वही लिखा है। दो लाइनों में आंसर देना है, क्योंकि काम टेम्परेरी डिले की वजह से रुका है, इसलिए सस्पेंशन नहीं होना चाहिए। इसलिए कह सकते हो कि जो ट्रीटमेंट मिस्टर माथुर ने कर रखा है वो एकदम सही कर रखा है। ये अला बता ही दिया। बुक में इसी दो टाइप के सवाल पड़े हुए हैं, एग्जाम में एक आध टाइप का सवाल और आया है, वो भी करा देते हैं। एक सवाल आया है कैपिटलाइजेशन रेट को लेके। हम्म,
हाँ 9:40 पे एक आगे भी है, दो है सवाल। वही देख रहे थे कि एक है कि दो ही। वो कुछ और काम कर रहा था। देखो भैया क्वेश्चन देखो, एक बार सवाल पढ़ लो फिर मैं कराता हूँ। हाँ बेटा, आई थिंक सवाल पढ़ लिया है। तो सवाल में लिखा है आयुष लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है नई बिल्डिंग का 1 जनवरी 2017 को, ठीक है। और 3 लाख रुपए का इन्होंने स्पेसिफिक लोन लिया है। तो एक तो स्पेसिफिक लोन लिया है कितने का? देखो अगर लोन हमने 50 लाख का ले लिया लेकिन बिल्डिंग 3 लाख की बनवाई, तो 3 ही लाख का कैपिटलाइज होगा जितना आपने एसेट में यूज किया भाई। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि एसेट में कितना पैसा यूज कर रहे हैं। तो 3 लाख का तो अभी लोन लेकिन लोन इन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिया है, तो इसका पैसा तो इसका मतलब बिल्डिंग में यूज किया होगा। तो ये स्पेसिफिक होता है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। फिर उन्होंने कहा है दो नॉन स्पेसिफिक लोन है, नॉन स्पेसिफिक मतलब जनरल। तो दो जनरल लोन है, एक 6 लाख का है, एक 13 लाख का है। और बिल्डिंग बनवाने में इतना पैसा खर्चा करेंगे, 3 लाख, फिर 3.5 लाख, फिर 5.5 लाख, फिर 1.5 लाख। इनका सबका सम करो जरा। 13 लाख, टोटल 13,50,000 यूज हुए। जितना बिल्डिंग बनाने में पैसा यूज होगा पहले उसको स्पेसिफिक फंड वाला पूरा मानते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक फंड तो बिल्डिंग बनाने में यूज किया होगा आपने। तो इस 13,50,000 के दो फैक्टर हो गए, ठीक है। 3 लाख किसका हो गया? स्पेसिफिक वाला। और बाकी सारा क्या हो गया? नॉन स्पेसिफिक वाला, ठीक है। बड़ा सब कितना हो गया? नॉन स्पेसिफिक हो गया। बिल्डिंग कंप्लीट हो गई 31 दिसंबर 2017 को। फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रिस्क्राइब इंटरेस्ट AS 16 के बोरिंग कॉस्ट के कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज करोगे, उसकी इंटी भी करानी है कैपिटलाइजेशन कॉस्ट की, कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे उसकी इंटी बनाओ, और बस वही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालने पड़ते हैं क्या पहले? कैपिटलाइजेशन रेट, बहुत ही आसान होता है निकालना, ठीक है। अब देखो बेटा, बहुत ही ध्यान से बात को समझना। बिल्डिंग कब कंप्लीट हो गई है? 31 दिसंबर। अब पैसा तुम कभी ज्यादा खर्चा कर रहे हो, कभी कम इनकी डेट आती है।
तो जो पैसा यूटिलाइज होता है इसका भी हम वेटेड एवरेज करते हैं, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज यूटिलाइजेशन ऑफ लोन। इसमें 3-4 काम करने पड़ते हैं, वो समझने वाली बातें हैं और पहले समझाते हैं। पहले हम निकालेंगे कि जो खर्चे, और इनको सीधा ऐसे जोड़ते नहीं है, पीरियड से कंसीडर करके जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट किया 6 महीने के लिए, तो उसको ऐसे माना जाता है जैसे 50,000 साल भर के लिए इन्वेस्ट करे, तब इक्विवेलेंट एनुअली बनाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट एनुअली। तो इसमें कैसे कैसे काम करना होता है वो समझने वाली बातें हैं। तो कब कब आपने खर्चे किए एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग एक्सपेंडिचर कब कब किए उनकी डेट डाल दोगे। तो पहला आपने खर्चा किया कब, जनवरी 17 में, फिर अप्रैल 17 में, फिर जुलाई 17 में, और फिर दिसंबर 2017 में। ठीक है, जनवरी 17। अब स्टार्टिंग की बात होती तो एक ही एक तारीख लेते हो यहाँ। ठीक है, इसमें कितना एक्सपेंडिचर किया है, ये डेट है कब एक्सपेंडिचर किया है आपने, और ये लिखते हैं एक्सपेंडिचर। यहाँ खर्चा किया 3 लाख, यहाँ खर्चा किया कितना, 3.5 लाख, यहाँ खर्चा किया 5.5 लाख, और यहाँ डेट। फिर यहाँ लिखते हैं पीरियड। पीरियड कहाँ से कहाँ तक का निकालेंगे, जिस डेट को खर्चा किया है आपने वहां से लेके जब बिल्डिंग कंप्लीट हुई उसका पीरियड निकालेंगे। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर कितना पीरियड हो गया, 12 महीने, तो 12/12 लिखा जाता है। 1 अप्रैल से जोड़ोगे तो कितने महीने होंगे, 9 महीने, तो 9/12, 6/12, 3/12। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, तो एक्सपेंडिचर इनटू पीरियड कर देंगे। लास्ट वाला 1 महीना होगा, 1 महीने कर देते हैं, मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आया, 3 लाख। 2 लाख। तो ऐसा माना जाता है कि एनुअली समझ लो इतना पैसा बिल्डिंग बनाने में खर्चा हुआ। इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर। वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर कितना आया, 8.5। यानी एक साल में समझ लो 8.5 लाख रुपए खर्चा हुए हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट एनुअली दे रखा होता तो ऐसे किया जाता है। ठीक है, वेटेड एवरेज ऐसे निकाला जाता है। इस 8.5 लाख के दो पार्ट हो गए। इसमें 3 लाख खर्चा किया है कहां से आपने, आउट ऑफ स्पेसिफिक बोरोइंग, और बाकी रिमेनिंग जो पैसा बचा आउट ऑफ जनरल बोरोइंग। अब 3 लाख को गुणा करना है स्पेसिफिक के रेट से, और 5.5 को रेट गुणा करना है जनरल के रेट से, वो रेट निकालना पड़ेगा। एक तो पहले ये वर्किंग नोट बन जाता है जहां पे हम जो भी खर्चे होते हैं अलग अलग डेट के उनको एनुअलाइज बनाते हैं, एनुअल निकालते हैं, उसके दो पार्ट कर देंगे, स्पेसिफिक वाला अलग और बाकी रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ जाएगा, जनरल वाला। दूसरा काम करते हैं कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं। कैपिटलाइजेशन रेट हमेशा जनरल बोरोइंग का निकलता है। तो जनरल बोरोइंग आपने कब कब करी, जनरल बोरोइंग, एक आपने जनरल बोरोइंग 6 लाख की थी और एक कितने की थी, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, इसका 11% था, इसका 13% था। कई तरीके हैं निकालने के। पहला तरीका बिल्कुल सिंपल है, इनका इंटरेस्ट अमाउंट निकाल डालो। तो टोटल 17 लाख की जनरल बोरोइंग है और टोटल ब्याज कितना देना पड़ रहा है, तो परसेंटेज निकाल लो कि ऑन एन एवरेज क्या रेट आया। तो उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन रेट। 2,09,000 का ब्याज भर रहे हैं, 17 लाख बड़ा 30, 12.30%। क्योंकि देखो बेटा ये पता नहीं होता ना 5.5 लाख रुपए कहाँ से लगाए हो, 6 लाख में से लगाए हो कितना पैसा, कितना 11 लाख में, तो कहता है कि हम एवरेज कर लेंगे सबका, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज नहीं करो 11 + 13 डिवाइड बाई डी,
तो सिंपल एवरेज होता है। वेटेड एवरेज मतलब अमाउंट को भी कंसीडर करते हैं। ऐसे निकाला जाता है कैपिटलाइजेशन। अब तीसरा काम हो जाएगा, जहां आप ये निकालोगे कितना इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, यानी इंटरेस्ट या बोरिंग कॉस्ट बोल दो, टू बी, तो एक स्पेसिफिक बोरिंग का हो जाएगा और एक हो जाएगा किसका, जनरल बोरिंग का। स्पेसिफिक बोरिंग का लगाया कितना पैसा आपने, 3 लाख, और स्पेसिफिक बोरिंग 12% पे है, तो ये हो गया आपका 36,000। तो जो जनरल बोरिंग है 5.5 लाख की, इसका रेट निकल आया कितना, 12.3%। कितना, 650। ठीक है, तो इनको सम कर दोगे कितना हुआ, 1 लाख, 1,03,000। तो इतना हम कैपिटलाइज करेंगे, 1,03,650। क्या था, इंडी पास करो, तो इंडी पास करते हैं। बिल्डिंग बनाने में पैसा खर्चा किया है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, डायरेक्ट कैपिटलाइज एंट्री पास कर सकते हो। बिल्डिंग बनवाया था कितने पैसे की, सारा पैसा कितना बिल्डिंग बनाने में लगा है सारा, ठीक है। वो पैसा देखोगे तो भी वाला पैसा देखना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर कितने हुए, कितने हुए थे, 13.5 लाख रुपए। तो 13.5 लाख रुपए तो पैसा खर्चा हुआ है, और प्लस ये ब्याज कैपिटलाइज करना है। 13.5 लाख जो पैसा खर्चा हुआ बिल्डिंग बनवाने में, प्लस जो ब्याज कैपिटलाइज करना है, इनको जोड़ दोगे। तो 14,53,650 रुपए से इंटी पास हो जाएगी, जो इंटी पास करवाना चाह रहा है। समझ गए, इसमें भी अलग अलग पास कर सकते हो, 13.5 लाख के अलग और इसकी अलग, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक साथ पास करना चाहो एक साथ पास कर दोगे। तो 3 स्टेप में आंसर निकलता है। पहला स्टेप है कि आप क्या करोगे, खर्चे निकालोगे, इनको बोलते हैं वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर, ऐसे निकाले। इसमें भी 2 पार्ट हो जाएंगे, जितना स्पेसिफिक से या स्पेसिफिक से बाकी जनरल से, ठीक है। फिर जनरल वाले के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, कैपिटेशन रेट निकालना पड़ता है, ऐसे निकाल लिया जाता है, और फिर ये स्टेटमेंट बना के आंसर निकाल लिया जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। इसी तर्ज पे एक और सवाल है, तो वो भी कराए दे रहे हैं, जिससे आपके अंदर और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। अब इस सवाल में और अगला सवाल जो है वो थोड़ा अलग अलग है। तो इस सवाल में ये लोन लेने की डेट नहीं दे रहा था जनरल वाले की, तो इसका पूरे साल का ब्याज निकाल रहे हो, कभी इसका भी डेट लिख देगा, तो ये भी अलग तरीके से निकलेगा कैपिटलाइजेशन रेट, थोड़ा सा इस पर डिपेंड करेगा कैसे कैसे काम करोगे। एक बार पहले इसको नोट कर लो तुम, तब उसको कराएं। यूनिट खराब, चलो अच्छा फोटो भेज दे रहे हैं, घर पे नोट करना, टेस्ट का भी टाइम हो रहा तुम लोग का, फोटो भेज देना, घर पे नोट करना, अगला सवाल करा दे, वो काम में आएगा। एक क्वेश्चन और पड़ा हुआ है, वो देखो तो फिर आगे मजा आएगा।
टोटल बोराइंग जो है वो इंटरेस्ट इतना इतना है, ठीक है। अब यहाँ देखो उस सवाल में क्या था कि एसेट एक खरीद रहे थे, बोराइंग दो थी, जनरल वाली थी, स्पेसिफिक वाली थी। यहाँ बोराइंग कॉमन है जनरल, तो इन बोराइंग से आपने तीन तीन क्वालिफाइंग एसेट खरीदी है। यहाँ क्वालिफाइंग एसेट चेक नहीं करना, खुद ही बता रहा है कि क्वालिफाइंग एसेट है। तो ये नहीं पता होता है कि इस पैसे में कितना पैसा यहाँ लगाया, कितना पैसा, कौन सा पैसा कितने वाला है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, यहाँ कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा। एक बार कैपिटलाइजेशन रेट निकल गया तो इसमें कैपिटलाइज कितना करेंगे, 20 लाख रुपया इंटू कैपिटलाइजेशन रेट इंटू 12 महीने का पैसा, इसमें इंटू कैपिटलाइजेशन रेट इंटू 8 महीने का पैसा, इसमें कैपिटलाइजेशन रेट इंटू 6 महीने का। वो आसान है, बस एक कैपिटलाइजेशन रेट निकाल ले जाओ बस। इस सवाल में कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लोन अलग अलग डेट को ले रहे हो। उस सवाल में पहले से लोन चले आ रहे थे तो इस साल पूरा साल ही लोन रहा है, लेकिन यहाँ देखो तो ये वाला लोन तो इस साल पूरे साल रहा है, ये वाला लोन देखो तो 1 जुलाई को ही लिया है आपने, तो पूरे साल पीरियड नहीं रहा है, केवल ये 9 महीने रहा है। यहाँ देखोगे तो 1 अक्टूबर को लिया है, मतलब ये 6 महीने रहा है। तो उसी हिसाब से लेके आना पड़ेगा, तब जाके कहानी बन पाएगी, ठीक है, तब जाके इसका सही सोल्यूशन आ पाएगा। और वैसे ये जो ब्याज लिखा है, ये ब्याज कितने पीरियड का है देख लो, पूरे पीरियड का है कि कितने पीरियड का है, क्योंकि लोन आपने 8% का लिया है, यहाँ 8% का लिया है, यहाँ 6% का लिया है। लोन पीरियड का ही इंटरेस्ट है। वैसे भी हमें ये इंटरेस्ट लेना नहीं है, हमें तो कैपिटलाइजेशन रेट के आधार पर लेना है। जैसे पिछला सवाल लगाया तो हमने इस वाले इंटरेस्ट को कहीं थोड़ी नहीं लिखा है, इस इंटरेस्ट का यूज तो किसमें किया है, कैपिटलाइजेशन रेट निकालने में किया है। तो पहले ये वाला स्टेटमेंट बन जाए। देखो इधर पहला पार्ट, कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकलेगा, तो पहले आप लिखोगे बोराइंग, तो बोराइंग में एक 8% है टर्म लोन, एक 8% बैंक लोन है, और एक 6% अपने क्या है, डिवेंचर। ये 3 बोराइंग है अपनी, ठीक है। इनकी डेट लिखी है, डेट से पीरियड निकाल लेंगे। अमाउंट लिख देते हैं पहले, अमाउंट 20 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 40 लाख रुपए। फिर यहाँ लिखना होता है पीरियड, ये लोन इस साल कितने दिन चला है। तो ये लोन 1 अप्रैल को लिए हो, अकाउंट 31 मार्च को एंड हो रहे हैं, कहा नहीं गया तो वही लेंगे ही लेंगे, बोला भी गया 31 मार्च को एंड हो रहे हैं, तो इसका पीरियड पूरे 12 महीने रहा है। दूसरा वाला लोन 9 महीने, और तीसरा वाला, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज बोरोइंग। क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज बोरोइंग, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया आपका 20 लाख रुपए, इससे इसको मल्टीप्लाई करो 45 लाख रुपए, इससे इसको मल्टीप्लाई करो 1,20,000 की खाली 20,000, मतलब 20 लाख, 40 लाख है ना, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इस पे इस रेट से इतने पीरियड का ब्याज निकालना है। वो तो सवाल में दे रखा है, ना दे रखा होता तो हम निकाल भी सकते थे। कैसे निकालोगे, 20 लाख इंटू 8% इंटू 12/12, 60 लाख इंटू 8% इंटू 9/12, 360, और 40 लाख इंटू 6% इंटू 6/12। तो अगर सवाल में ये इंटरेस्ट ना दे रखे होते तो भी हमारा काम चलता है, इसकी जरूरत मुझको नहीं है। दे देगा तो अच्छी बात है, वरना मैं निकाल भी सकता हूँ ऐसे करें। तो जानबूझ के हमने निकलवाया है, इससे आपको निकलना आए, फिर आपको कुछ नहीं करना होता है। कैपिटलाइजेशन रेट निकालेंगे बस इससे डिवाइड करके, ना कि इससे। पिछले सवाल में लोन पहले से चले आ रहे थे, लेकिन इसलिए हर सवाल 12/12 करते तो फिर ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम ही आता, तो ये वाला काम नहीं करना पड़ा था। ये काम नहीं, बात समझे। इस सवाल में कैपिटलाइजेशन रेट निकालते समय हमने पीरियड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों का पीरियड 12 ही 12 महीने आता, और 12/12 से अगर गुणा करते तो जो यहाँ फिगरें आती वही फिगर यहाँ भी आती।
हमें डिवाइड इससे करना होता है, लेकिन जब हमको पहले से पता था कि यही वैल्यू यहाँ आने वाली है तो फिर ये कॉलम हमने दो नहीं बनाए। ठीक है, आप उसका फॉर्मेट ऐसा ही रखना चाहते हो तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे पीरियड, फिर लिखेंगे वेटेड एवरेज बोरोइंग, फिर वही आ जाएगा। तो ये रीजन समझ में आ रहे होंगे कि वहां ये कॉलम बनाने की नीड क्यों नहीं पड़ रही थी, तो यहाँ ये कॉलम बनाने की नीड क्यों पड़ रही है। सबको क्लियर हो गया बेटा ये बातें? अब इसका करोगे सम, सम करके बताओ कितना आया, 81। कैपिटलाइजेशन रेट इसकी मदद से निकाला जाएगा। इसका सम हो रहा है 640, तो 640 का ब्याज दे रहे हो 85 लाख की एवरेज बोरोइंग पे 7.53। तो 7.53 ये आ गया हमारा पहला आंसर, जिसमें हमें क्या निकालना था, कैपिटलाइजेशन रेट। सेकंड में निकालना है कि कितना इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज करोगे। तो तीन चीजों पे इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे। एक हो गई हमारी क्वालिफाइंग एसेट, जिसके अंदर एक है फैक्ट्री सेड, एक है प्लांट ए और एक है क्या, प्लांट बी। तो यहाँ निकालेंगे इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। तो इस सेड में पैसा खर्चा किया है आपने कितना, 30 लाख। इस पे खर्चा किया है 14 लाख। तो इस पे खर्चा किया कितना, लेकिन पूरे साल भर नहीं खर्चा किया आपने। इनका खर्चा करने की डेट पता है, पीरियड पता है, तो उतने पीरियड का लिखना। इस पे भी 7.53% निकालना है, इस पे भी 7.53% निकालना है, इस पे भी 7.53 निकालना है। लेकिन इसमें निकालोगे 12 महीने का यानी 12/12, इस पे निकालोगे 8 महीने का यानी 8/12, इस पे निकालेंगे 6 महीने का यानी 6/12। इतना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे, बात खत्म हुई, सवाल कंप्लीट हुआ। पहला आ गया 1,50,600, 70,280, 338, 7.53 लिया है ना, ठीक। 9 लाख रुपए इंटू 7.53%, 33,885 आ रहा है। इनका सम कर लोगे तो टोटल पता चल जाएगा कितना कैपिटलाइज करोगे। ठीक है, तो दो वैरायटी के सवाल हो गए इसके अंदर भी। कभी कभी इन बोरोइंग का पीरियड अलग से निकलेगा तो इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा, और यही वाला फॉर्मेट अगर यहाँ भी कॉपी करना चाहते हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कहो तो इसको भी उसी ढंग से कर दे क्या, सेम लगेंगे दोनों। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा इधर बढ़ाएंगे और यहाँ लिखते फिर पीरियड, पीरियड दोनों में ही लिखना पड़ता क्या, 12/12। और यहाँ क्या निकालते, वेटेड एवरेज बोरोइंग, फिर वही निकल के आता 6 लाख 11 लाख। तो हम डिवाइड इस 17 लाख से करते हैं, इससे नहीं डिवाइड करते, हम इससे करते हैं हमेशा। ठीक है, तो रेट इसका कितना था, 11% था, इसका 13%। तो इस तरीके बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ नहीं भैया वेटेड एवरेज सही हर बार निकाला गया है। समझ गए? तो बस इतना ही है भैया इसके अंदर। इनके फोटो शेयर कर देंगे, घर पे एकदम लगा लेना दोबारा आज सारा का सारा जितना आज पढ़ाया गया है। यहाँ तक करो भैया, आईडीटी का तुम लोग का टेस्ट है, टेस्ट हो जाती है उधर वाली क्लासरूम में। कल एक एएस और पढ़ना है, AS 22 इनकम टैक्स, सारे AS हो जाएंगे कंप्लीट।